हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यस। बिजनेस फॉर्टनाइट के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूं दीपक तनवानी और आज इस इंटरव्यू सेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तरुण सिंह जी, जो चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर हैं। चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड मेडिकल एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत इमरजेंसी नंबर जैसे कि 108, 104 और जननी एक्सप्रेस इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आइए बात करते हैं तरुण जी से इस कंपनी और उनके इस सफर के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपकी जो सर्विसेज हैं जो आपकी 108, 104 और जननी एक्सप्रेस, ये क्या सर्विसेज इसमें आप लोग प्रोवाइड करते हैं और इसमें कौन-कौन सी सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सर? जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन और एनएचएम द्वारा चिकित्सा सर्विसेज चलाने का संचालन दिया गया था, जिसके अंतर्गत 108 एम्बुलेंस, संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा, जिसमें 606 एम्बुलेंस पूरे मध्य प्रदेश में चलती हैं। किसी भी प्रकार का आपातकालीन जैसे कि एक्सीडेंट या चेस्ट पेन या एब्डोमिनल पेन या कोई सा भी ऐसा ट्रॉमा केसेस होते हैं, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि स्पॉट से अस्पताल लेकर आए प्री हॉस्पिटल केयर देते हुए। तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 606 एम्बुलेंस चलती हैं। आप 108 पर कॉल कर निःशुल्क। दूसरी हमारी सेवा है जननी एक्सप्रेस। जननी एक्सप्रेस का प्रमुख काम है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है मध्य प्रदेश में या इन्फेंट्स हैं, उनको घर से अस्पताल और अस्पताल से घर की बैकड्रॉप सुविधा भी जननी में होती है और करीब 840 जननी एक्सप्रेस पूरे मध्य प्रदेश में चल रही। तीसरी हमारी सेवा जो अभी हम इंटरव्यू के पहले भी बात कर रहे थे, 104 हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है। उसके अंतर्गत 4 सेवाएं प्रमुख रूप से चलती हैं। पहली सेवा है जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर कोविड वाले कॉल आ रहे हैं या आप जनरल इन्फॉर्मेशन ये ले सकते हैं कि कौन से डॉक्टर कहाँ पर मिलेंगे, कौन सी सुविधा कहाँ पर मिलेगी, मैं किस डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लूँ। दूसरा उसमें अंतर्गत सेवा है मेडिकल एडवाइस। आपका पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आप 104 के नंबर को डायल करके डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है। तीसरी उसके अंदर आती है काउंसलिंग। अगर किसी को जैसे काउंसलिंग है, किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे अधिकतर कॉल लगाते हैं एग्जाम रिलेटेड, तो उनको वहां पर सुविधा मिलती है, काउंसलिंग मिलती है, काउंसलर की टीम बैठती है। चौथी सुविधा है उसके अंतर्गत कि आप किसी भी मेडिकल रिलेटेड कंप्लेंट मध्य प्रदेश की उस पर कर सकते हैं। डॉक्टर की सुविधा नहीं है या समय पर एम्बुलेंस आपको नहीं मिली या किसी भी प्रकार की आप शिकायत वहां पर दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी 15 सीटर कॉल सेंटर है। अभी कोविड के दौरान इसे एक हेल्पलाइन के रूप में भी, कोविड हेल्पलाइन के रूप में भी लगातार काम कर रहा है। सर कितने सालों से आप ये जी काम जी कर रहे हैं और कितने लोगों को अभी तक आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं ये? जी, करीब अभी 4.5 साल हो गए हैं। कंपनी का 5 साल का टेंडर होता है, उसको करीब 4.5 अभी पूरे हो गए हैं और करीब 90 लाख लोगों को सेवाएं अभी तक मिल चुकी तीनों सर्विसेज के अंतर्गत। तो लोगों को मेडिकल सर्विस देने में कौन-कौन से चैलेंजेस को आप लोगों को सामना करना पड़ता है? कोविड के दौरान आप पूछ रहे हैं या दूसरे? अभी मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, कोविड की मैं आगे जरूर बात करूँगा। ओवरऑल के दौरान अगर 108 की बात करें तो निश्चित तौर पे तो इतने कोई बड़े चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि सभी ट्रेंड हमारे एम्प्लॉय हैं और बहुत डेडिकेशन और अपनी पूरी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार के ज़्यादा चैलेंजेस तो नहीं होते, लेकिन कई बार ऐसे चैलेंजेस सामने आते हैं, जैसे रोड की सुविधा ना होना। जहाँ तक कई गांव कस्बों से कॉल आते हैं, उस समय रोड की सुविधा नहीं होता तो मरीज को बाहर लेकर आना पड़ता है। उस समय भी हमारे एम्बुलेंस स्टाफ, ऐसी कई स्टोरी सामने आई हैं जिसमें 2-2 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर मरीजों को लेकर आए हैं। पिछले मतलब हम लोग न्यूज में भी, आप लोगों के मन भी हुआ है। कुछ चैलेंज जननी की बात करें तो प्रेगनेंसी के केसेस में भी इस प्रकार के चैलेंज आते हैं। कुछ चैलेंज ऐसे भी आते हैं कि न्यूसेंस कॉल, लोग कॉल करके परेशान कर देते हैं, कई बार एम्बुलेंस को साइड नहीं देते हैं। तो आजकल वैसे ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं और 108 का नाम भी लोग मतलब उसका महत्व और उसकी सर्विसेज का योगदान समझ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के चैलेंजेस कम होते जा रहे हैं। भारत में बात करें तो सर आप पूरा मध्य प्रदेश में ही आपका काम रहता है कि पूरे देश में और भी कई जगह आपके सर्विसेज मिलती हैं? जी, मध्य प्रदेश के अलावा भी कई जगह टेंडर हैं चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के,
जैसे कि मुंबई में इनका 1298 का टेंडर चलता है, आपका पंजाब में इनका काम है, आपका झारखंड में इनका काम है, उड़ीसा में इनका काम है। तो इस प्रकार से मतलब पुलिस सर्विसेज भी चलाते हैं, जैसे अपने यहाँ 100 डायल है, पंजाब में मुझे किस्सा वो भी चलाती है। तो इस प्रकार से पूरा करीब 10,000 लोगों की टीम पूरे इंडिया में अगर बात करें तो काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 3-3.5 लोग मध्य प्रदेश में हैं एम्प्लॉय के रूप। हाँ सर, जैसे कोविड महामारी को पूरा 1 साल पूरा हो गया है और जी। जैसा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पूरे दुनिया भर के लिए, तो इस समय में आप लोगों ने ऐसे क्या चेंजेस अपनी सर्विसेज में करे, क्या कुछ नए बदलाव लेकर आए आप कोविड के दौरान अपनी ये कंपनी में अपनी सर्विसेज के लिए? कोविड में देखिए देखिए ना सिर्फ कॉमन पीपल के लिए, बाकी सभी लोगों के लिए कोविड बड़ा चैलेंज भरा रहा था, स्पेशली इमरजेंसी सेवाओं के लिए, जहां पर कई लोग पीछे हट गए जिम्मेदारी, मतलब लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई हाथ नहीं लगाता था। इवन उनके परिजन भी उनको मतलब टच करने से या उनके करीब जाने से कतराते थे। तो उस समय 108 और 108 के स्टाफ ने एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उनकी सेवा करी, उनका मनोबल बढ़ाया। और लगातार रूप से आज 1 साल लगभग पूरा हो गया और 90,000 से ज्यादा लोगों को 108 एम्बुलेंस द्वारा सेवा दी गई है कोविड रिलेटेड केसेस में। मेनली कई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। इस प्रकार से हमने एम्बुलेंसों को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग हमने बनाया मतलब कोविड एम्बुलेंस करके, हमने हर जिले के हिसाब से वहाँ के कोविड पेशेंट के हिसाब से एम्बुलेंस कहाँ, जहाँ पर 3 एम्बुलेंस की जरूरत है वहाँ 3, जहाँ पर 6 की जरूरत है वहाँ पर 6, कहाँ पर 2 की जरूरत है वहाँ पर 2, उस हिसाब से सीएमएचओ के निर्देश से और सरकार के निर्देश से हमने उनकी कोविड डेडिकेटेडली ड्यूटी लगा दी। बाकी की एम्बुलेंसेस को हमने अन्य केसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रॉमा केसेस या एक्सीडेंट केसेस या रेस्पिरेटिव सिस्टम केसेस या एब्डोमिनल पेन केसेस, बाकी की एम्बुलेंसेस अन्य केसेस में लगातार संक्रमण भी ना फैले, हमारे स्टाफ के बीच जो रोटेशन ड्यूटी होती है वो भी संक्रमित ना हो, वो लोग भी संक्रमित ना हो। तो इस प्रकार से सबको पीपीई किट प्रोवाइड कराई गई, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, जो भी सेफ्टी एडवाइजरी थी उनको फॉलो करा गया, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करी गई। तो इस प्रकार से पूरा सब रखते हुए हमारे कॉल सेंटर की बात करें, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि हमारा पूरा मध्य प्रदेश में एक और सेंट्रलाइज कॉल सेंटर है, भोपाल में है। वो कॉल सेंटर भोपाल में आते हैं, वहां से फिर हम जीपीएस के माध्यम से देखते हैं कि नियरेस्ट कौन सी लोकेशन है और नियरेस्ट अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको छोड़ने का प्रावधान। इसके अंतर्गत करीब 35,000 कॉल पर डे हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश से एवरेज आए हैं और उसमें हम एक दिन में करीब 7.5 से या मतलब 7,000 से 8,000 के करीब लोगों को, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 7,000 से 8,000 लोगों को हम सेवाएं देते हैं प्रतिदिन। तो कॉल सेंटर को भी हमने 5 पॉकेट कॉल सेंटर में डिवाइड कर दिया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सको। कभी संक्रमण एक कॉल सेंटर में आ जाता है तो दूसरे कॉल सेंटर हमारे लगातार रूप से चल सकें, क्योंकि हम इस सेवा को बाधित नहीं कर सकते 1 सेकंड के लिए भी। तो इस प्रकार से कुछ प्रिकॉशंस हमारे सरकार द्वारा जो हमें निर्देश मिले थे, हमारी कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने ये सब चीजें मतलब उन्होंने बोला कि ये सबसे प्राथमिकता पे हमको करना है। तो उसी प्रकार से एम्प्लॉय की सेफ्टी को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी देते हुए इस प्रकार के सभी काम करें। कई ऐसे स्टाफ थे जो लगातार मतलब घरों से दूर रहकर हॉस्टल, मतलब कई ऐसे हॉस्टल हमने डेवलप कर लिए थे जिसमें कॉल सेंटर भी था, वहीं खाने रहने की व्यवस्था थी। तो करीब 2-3 महीने लोग अपने परिवारों से भी दूर रहकर सेवा देते रहे और अपनी शिफ्ट के हिसाब से काम करते रहे। तो सर आपके यहाँ जो आपका स्क्वाड है, आपकी टीम है, उनकी किस तरह जी। की भूमिका रही है इस साल कोविड के दौर में? जी जी, निश्चित रूप से 108 की टीम ने एक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम करा है। अपने घर वालों को विश्वास दिलाकर देश की सेवा में, जनहित में आगे आकर काम करा है। अपनी पूरी प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ काम करा है। तो कम कहती है कभी किसी का चैलेंज आता है या कोई कोविड पॉजिटिव होते हैं, जैसे अभी एक रिसेंट सागर का केस है, एक दीक्षित जी हैं हमारे यहाँ, तो उनको भी कंपनी ने करीब 1 लाख रुपए की सहायता दी है इलाज के लिए।
और भी कई ऐसे एक थे जिनका मतलब स्वर्गवास हो गया था, तो उनको भी कंपनी ने 50 लाख का इंश्योरेंस सरकार की तरफ से दिलवाया, और कंपनी ने भी जो मदद हो सकी 50,000 की या 1 लाख रुपए की कंपनी ने भी मदद उनको करी। तो इस प्रकार से कंपनी भी सबके साथ है, सरकार भी सबका साथ दे रही है, उनके इंश्योरेंस और इन सारी चीजों को भी। तो हमारी कोशिश यह रहती है कि कोई भी हमारा स्टाफ किसी भी प्रकार के संक्रमण में ना आए। सर अभी जैसे दूसरी लहर जो एक बहुत डरावनी लहर आ चुकी है और जो सबको डरा दिया है, जी हम जैसा देख रहे हैं जी खबरों में कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयां जी इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो क्या आपके पास जी ये पर्याप्त इस सब चीजों को टैकल करने के लिए, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपकी कंपनी के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है? जी निश्चित रूप से चैलेंज तो आए हैं। ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ रही है, और भी चीजों की, जैसे हमारे एम्बुलेंस को ज्यादा समय लगता है, कई बार अस्पताल के सामने खड़ी रहती है। तो हमने भी उस प्रकार से अपनी पूरी व्यवस्थाएं की हैं। सरकार को भी हमने एक निवेदन करा है कि कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सरकार द्वारा भी हमें काफी मदद मिल रही है। मतलब सीएमएचओ लेवल पे, या आप बात करते हैं जो लोकल अथॉरिटी हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो भी काफी चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड को और एम्बुलेंस सेवा को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी ऐसा कोई चैलेंज अभी आया नहीं है, या केस बोलेंगे, चैलेंजेस तो हैं बट केस ऐसे कोई सामने नहीं आए जिसमें ऑक्सीजन की कमी से कुछ हो गया। कई बार ऐसा जरूर हुआ है कि एम्बुलेंस लगातार रूप से लोगों को सेवा देती रही है, और कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है, कई बार, बट ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया कि किसी प्रकार की कमी पाई गई है। हमारे जो ऑपरेशन टीम भी है वो लगातार रूप से मतलब मोबाइल के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, या थोड़ा हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी ऑडिट करते रहते हैं। इस प्रकार से अगर कोई कमी किसी हमारे स्टाफ को या किसी को मिलती है तो तुरंत प्रभाव से उसकी पूर्ति की जाती है। वो एक रूटीन प्रोसेस है जो हमेशा एम्बुलेंसेस में होता है, क्योंकि तो उसी समय उनकी पूर्ति की जाती है। तो कभी केस के दौरान ऐसी कोई समस्या नहीं। सर ऐसा कोई अनोखी पहल आपने करी है, आपकी कंपनी ने करी है, या कोई ऐसा कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाया है लोगों को अवेयर करने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए? जी जी, मैं आपको कुछ मतलब इनिशिएटिव कंपनी ने अभी पिछले 1 साल में लिए हैं, उनके बारे में अवगत कराना चाहता था। पहला, जो आपने कहा कि किसी प्रकार का जो जागरूकता अभियान है ऐसा चलाया, हमने एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम हम चलाते आ रहे हैं। करीब पिछले जब से शुरुआत हुई है प्रोजेक्ट की, जब से चला रहे हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम के अंतर्गत हम एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग की अवेयरनेस देते हैं, और प्लस हम ऐसे जैसे एक होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, या कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट डे हो गया, तो इस पे भी हम स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। एफआरपी हमने उसका नाम दिया है। उसके अंतर्गत करीब हम 5 लाख लोगों को अभी तक जागरूक कर चुके हैं, और करीब हमने 5,000 ऐसे पिछले बात करेंगे अगर 5 सालों में, मतलब सॉरी, मैं फिर से बोल देता हूँ इसको, चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप कर ले। सबसे पहले अब मैं बताता हूँ आपको कि निश्चित रूप से हमारे द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिसका नाम हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम रखा है। अभी कोविड के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अभी हम एस ब्लास्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप क्रिएटिव के माध्यम से जागरूकता अभियान लगातार रूप से चला रहे हैं। एफआरपी के अंतर्गत हमने करीब 5 लाख लोगों को जागरूक किया है, जिसमें हमने 5,000 ऐसे जागरूकता अभियान चलाए थे। जब कोविड नहीं था, हम लगातार रूप से ऐसे वर्ल्ड एड्स दिवस या हार्ट अटैक एड्स दिवस या वर्ल्ड हेल्थ दिवस के रूप में इस प्रकार के प्रोग्रामों को करते रहते हैं, ताकि लोग जागरूक रहें और जितना हो सके प्री हॉस्पिटल केयर लोगों को मिल जाए। उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि एम्बुलेंस पहुंचने से पहले लोग सीपीआर हो गया या लगना, कटना, जलना, इस प्रकार की किसी को कोई समस्या होती है तो वहां पर एक ऐसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर मौजूद रहें जो उनकी सेवा कर सकें या उनका ध्यान रख सकें एम्बुलेंस आने तक। और आपको 108 एम्बुलेंस को बुलाना है उस दौरान पे, मरीज का मनोबल बढ़ाना है या कोई फर्स्ट एड की जरूरत है तो वो लोग जो भी ट्रेंड है वो उनको दे सके। सर एक एक क्वेश्चन ये है कि लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ऐसा खबरों में रहता है कि कभी एम्बुलेंस समय से आने पर किसी की मौत हो गई, समय से ना आने पर किसी की मौत हो गई। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि एम्बुलेंस को फोन जी लगाते रहते हैं, फोन नहीं उठा देते। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं लोगों के पास जो मरीज रहते हैं।
तो इन सब जो चैलेंजेस को कैसे टैकल करते हैं आप लोग? देखिए दीपक जी, इस प्रकार से ज्यादा केसेस तो नहीं आते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पास 35,000 कॉल पर डे आते हैं और इसमें हम 7,500 से 8,000 लोगों को सेवा प्रतिदिन देते हैं। इसमें कई ऐसा होता है कि एक ही जगह से दूसरी एम्बुलेंस उसको कवर करती है। हमारी प्राथमिकता रहती है कि जो भी नियरेस्ट एम्बुलेंस रहे उसको कवर कर ले। इस प्रकार के चैलेंजेस और थोड़ा सा रिस्पांस टाइम या और अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमारी कॉल सेंटर टीम द्वारा एक सेटअप अरेंज किया गया है जिसका नाम है रियल टाइम मॉनिटरिंग सेल। रियल टाइम मॉनिटरिंग सेल के अंतर्गत 50 सीटर एक कॉल सेंटर की गठन हुआ है, जिसके अंतर्गत जितने भी केसेस डिस्पैच होते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जितनी भी एम्बुलेंस ट्रैकिंग होती है जीपीएस के माध्यम से, ताकि किसी भी प्रकार की देरी ना हो। अगर एम्बुलेंस 2 मिनट से ज्यादा किसी जगह मतलब निकलने के लिए रुकती है तो तुरंत उसके पास कॉल जाता है कि क्या वो टेक्निकल इशू की वजह से रुके हैं या और किसी इशू की वजह से रुके हैं। अगर वो टेक्निकल इशू की वजह से रुके तो तुरंत प्रभाव से टेक्निकल टीम को बताया जाता है। अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो उनसे निवेदन किया जाता है आप तुरंत मरीज के पास पहुंच के उनको सेवा दें। इसी प्रकार से अलर्ट और भी उसमें अलर्ट आते हैं, जैसे रास्ते में अगर 20 मिनट से ज्यादा कभी ट्रैफिक की वजह से कोई एम्बुलेंस रुकती है तो उसका अलर्ट भी हमारे पास आता है। और इसको भी और कम करने के लिए, जैसे जो बड़े केसेस होते हैं, इस प्रकार से पूरी लाइव ट्रैकिंग होती है। और उसमें मैं एक और चीज बताना चाह रहा था कि करीब जो भी हमारी जननी और 108 की बात करें तो ओवरऑल मिलाकर करीब 4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इमरजेंसी सर्विसेज में। 4 मिनट का हमारा रिस्पांस टाइम कम हुआ है पिछले 6 महीने की बात करें तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं पूरी हमारी सीडीसी और ऑपरेशन टीम को उसके लिए बधाई देता हूँ। एक और चीज मैं आपको बता रहा था, एक और इनिशिएटिव जो अपनी बात हुई थी, एक इनिशिएटिव लिया गया है एमसीआई, मास कैजुअलिटी इंसिडेंट। इसमें क्या होता है, जैसे बस पलट जाना या कोई बड़ी घटना पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी होती है तो उसकी अगर सूचना हमारे कॉल सेंटर तक पहुंच जाती है किसी के माध्यम से, तो हमने एक एसएमएस अलर्ट करके उसका वो बनाया। जैसे ही वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होगा एमसीआई या उस प्रकार का कोई बड़ा केस, तो सारे जिला प्रशासन जैसे कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, सीएमएचओ हो गया या वहां के जो भी अधिकारी हैं, उन पर एक एसएमएस ब्लास्ट होगा और उनको उस लाइव जानकारी उस केस की मिल जाएगी, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस, जैसे कई बार ऐसा होता है 40-40 लोग एक साथ दुर्घटना हो जाती है या बस पलट जाती है कभी, या दीवार गिर जाती है या आग लग जाती है, तो उस समय करीब हमारी मतलब 6 से 7, 10 ऐसी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय हम हमारी एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाती है। एम्बुलेंस के माध्यम से हम अस्पताल लेकर जाते हैं। ये एसएमएस ब्लास्ट इसलिए किया जाता है कि जाए या जो भी सुविधा अस्पतालों में मुहैया करानी है उसके लिए वो तैयार हो जाए, कि अस्पताल में जब भी मरीज पहुंचे तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। जी जी दीपक जी, थैंक यू। मेरा तो यही संदेश है आप सभी लोगों को कि आप बहुत अच्छे से रहें, प्रसन्न रहें, मोटिवेटेड रहें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। और किसी भी प्रकार का अगर कोई संक्रमण या किसी चीज में आते हैं तो तुरंत टेस्ट करवा लें और हमारी सुविधा पे जरूर कॉल करें। हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर थैंक यू।